तो लगातार न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं बड़ी कवरेज वॉर जोन से हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज की बड़ी खबर यही है कि वार्ता फेल होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है, ईरान झुका नहीं तो मेरे पास विकल्प है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं क्योंकि दोनों देशों के डेलीगेशन इस्लामाबाद से हो चुके हैं रवाना। नौसैनिक नाकेबंदी का जिक्र उन्होंने करते हुए कहा कि मेरे पास ऐसे हथियार हैं जो इतिहास में कभी जिन्होंने इस्तेमाल नहीं देखा होगा वो हथियार इस्तेमाल होंगे। ऑपरेशन मादुरो का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने इसका जिक्र करते हुए याद दिलाया कि कैसे ऑपरेशन मादुरो के जरिए उन्होंने रातों रात रिजीम चेंज की। लेकिन क्या ये ईरान में संभव है? और जो हालात बने हुए हैं उसके बाद तो ये बिल्कुल संभव नहीं लगता है। एक और बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने सैन्य रूप से उन्हें पूरी तरह हरा दिया है, हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण और रणनीतिक बढ़त हासिल की। समझौता हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेटो की मदद के बिना भी हम जीत दर्ज कर चुके हैं। बड़े टैंकर से तेल भरकर जहाज आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक और बड़ी अपडेट, हालांकि नेटो का रुख अब बदला है, लेकिन इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप खुद ये कह चुके हैं कि नेटो जिन पर ये खतरा था, जिनको हमारी जरूरत थी, हमने कहा आप हमारी मदद करो हम आपकी करेंगे, लेकिन नेटो ने ये नहीं किया और अब ऐसे में जो होगा वो खुद भुगतना होगा। तो हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण और रणनीतिक बढ़त हासिल की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की। उन्होंने कहा कि समझौता हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। We win regardless. We've defeated them militarily. They've dropped a couple of water mines. You call them water mines in the boat. We've defeated all of their water boats too. Their Navy has gone 158 ships. They have 28 water droppers, mine droppers they call them. All of them are sunk. They probably have a couple of mines in the water. We have mine sweepers out there. We're sweeping the strait. In addition to that, we're negotiating whether we make a deal or not. Makes no difference to me. एक और बड़ी खबर, वार्ता विफल होने को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर आई है। ट्रंप सरकार के पास अब दो मुश्किल रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता ईरान के साथ लंबी और मुश्किल बातचीत जारी रखना, दूसरा रास्ता फिर से ईरान के खिलाफ जंग में जाना। दोनों ही विकल्प राजनीतिक और रणनीतिक रूप से भारी पड़ सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका का अगला कदम क्या होगा ये राष्ट्रपति ट्रंप तय करेंगे। आपको बता दें कि 40 दिन के युद्ध के बाद ट्रंप का मानना था कि इतनी बड़ी सैन्य ताकत दिखाने के बाद ईरान झुका नहीं है और अब ऐसा लगता नहीं है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो दबाव में नहीं आएगा। तो जिस ईरान को झुकाने का मादा रख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, दरअसल वो अब कैसे उनके लिए मुश्किल पैदा कर रहा है वो सब देख रहे हैं। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान समझौता करे या ना करे फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका हर हाल में जीत दर्ज कराएगा। हालात जैसे भी हो जीत अमेरिका की ही होगी, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं। आप देखिए, एक तरह से आप इसे खिसियाहट कह सकते हैं, एक तरह से आप बातचीत सफल ना होने की निराशा और उस पर गुस्सा कह सकते हैं कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आता है जिसमें वो जीत की बात करते हैं और कहते हैं कि कुछ भी हो तो जीत तो अमेरिका की होगी। अब कैसे भी साम दाम दंड भेद अब सब कुछ अपनाने के लिए तैयार हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इस्लामाबाद में वार्ता नाकाम होने के बाद ईरान ने कहा कि अब गेंद अमेरिका के पाले में है। ईरान को बातचीत की कोई जल्दी नहीं है। ईरान ने अमेरिका को सही और अच्छा प्रस्ताव दिया है, अब उन्हें हकीकत को समझते हुए फैसला लेना होगा। तो ये एक और बड़ी अपडेट है जिसमें इस्लामाबाद में वार्ता नाकाम होने के बाद ईरान की तरफ से ये कह दिया गया कि भाई हमने तो अपनी बात कह दी है, अब गेंद अमेरिका के पाले में है। अमेरिका को मानना है नहीं मानता है वो अमेरिका पे निर्भर करता है और अब कोई जल्दबाजी ईरान की तरफ से बातचीत को लेकर नहीं होगी। ईरान ने अमेरिका को सही और अच्छा प्रस्ताव दे दिया है, अब उन्हें हकीकत को समझते हुए फैसला लेना है। एक और बड़ी खबर, वार्ता को लेकर तुर्की के पत्रकार का बड़ा दावा, वार्ता के दौरान मारपीट की नौबत आ गई थी ये कहा गया। अराक्ची और विटकॉफ के बीच हाथापाई की नौबत आ गई थी, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। ये जो जानकारी मिली कि 21 घंटे की बैठक चली है और ऐसा था कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग की सारी अपडेट जेडी वेंस उनको फोन पर दे रहे थे और अब तो ये खबर मिली है कि अराक्ची और विटकॉफ के बीच में हाथापाई तक की नौबत आ गई थी।
यानी कि आप सोचिए कि ये कितनी गर्म रही होगी ये वार्ता, जिसमें अगर ऐसी जानकारी मिल रही है। ये जो दावा किया गया है तुर्की के एक पत्रकार की तरफ से बड़ा दावा कर दिया गया। उन्होंने ये कहा कि मारपीट की नौबत आ गई थी। और मेरे सहयोगी मधुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ स्टूडियो में हैं और लंबे समय से, जैसा कि आप जानते हैं कि वो इजराइल में थे, इस युद्ध को कवर कर रहे थे। अच्छा मधुरेंद्र, आगे बढ़ो, ये बड़ी दिलचस्प खबर आई है कि मारपीट की नौबत आ गई थी विटकॉफ और अरागची के बीच में। लेकिन जो तनाव और तल्खियां हैं वो साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। जिस तरह से वार्ता डिरेल हुई है उसके पीछे इस तरह के माहौल का होना अपने आप में हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि आप समझिए कि ईरान का वो नेतृत्व अमेरिका के सामने बैठा है, जिस नेतृत्व के जो सबसे सुप्रीम लीडर हैं उसकी हत्या अमेरिका ने की है। तो और साथ ही देखिए कि जब विमान से आए थे हम देखें तो ईरानी प्रतिनिधिमंडल, तो उस विमान में जिस तरह से बच्चों की तस्वीरें और उनके बैग्स यानी मिनाब मासिकर को जो श्रद्धांजलि दी गई थी उसकी तस्वीरें भी थी। तो अपने आप में देखिए जब दोनों ही डिप्लोमेसी से एक तरह से हम देखें डिरेल होती हुई कहानी आगे बढ़ती होगी तो उसमें इस तरह के तनाव और तल्खियों का होना लाजमी है। तो ये हुआ होगा, जाहिर तौर पे इस तरह का दावा सच हो सकता है। और क्योंकि ये भी कहा जा रहा था ना कि अगर हम अब पूरी सुप्रीम लीडर की बात वहां पर करें, पूरी उस पूरी लाइन को देखें तो अरागची हैं जो अभी सब कुछ कर रहे हैं, लारेजानी के जाने के बाद, खामेनेई के जाने के बाद, तो फिर ये गुस्सा शायद स्वाभाविक होगा बैठक में। देखिए अरागची का गुस्सा आना तो और ज्यादा स्वाभाविक दिखाई देता है, क्योंकि अरागची ही वो शख्स हैं जो इस युद्ध के पहले भी बातचीत कर रहे थे और अगले बातचीत की तारीख तय थी। इस बीच अमेरिका हमला करता है और सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या होती है और उसके बाद ही देखिए कि लगातार जो लीडरशिप है ईरान की उसको टारगेट किया जाता है, जिसमें अली लारजानी, किताबी, इन सबको मारा जाता है। तो जाहिर तौर पे आप देखिए तो अरागची युद्ध के पहले भी बातचीत में थे, युद्ध के बाद भी बातचीत में हैं और एक बार फिर बातचीत डिरेल हुई है। तो अच्छा मधुरेंद्र, दो चीजें मैं आपसे समझना चाह रही थी। पहले जिसमें ईरान ने ये कहा कि गेंद अमेरिका के पाले में है, और दूसरी बात ये, अच्छा ठीक है मैं आऊंगी आपके पास, एक बड़ी खबर आ रही है इसी बीच। बातचीत के दौरान जानकारी ये है कि हॉटलाइन पर ट्रंप से जुड़े थे जेडी वेंस। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। 21 घंटे की बातचीत में जेडी वेंस ने 20 बार बात की। पूरी वार्ता पर वॉशिंगटन से ट्रंप नजर बनाए हुए थे, ये जानकारी हमने आपको दी। जेडी वेंस लगातार 12 घंटे तक मीटिंग रूम में बैठे रहे, यानी डोनाल्ड ट्रंप पल पल की जानकारी उन्हें उसी वक्त मिल रही थी जिस वक्त ये बैठक चल रही थी। 21 घंटे की बातचीत में जेडी वेंस ने 20 बार बात की है और पूरी वार्ता पर वॉशिंगटन से ट्रंप नजर बनाए हुए थे। आप सोचिए 12 घंटे तक जेडी वेंस मीटिंग रूम में बैठे रहे और सारी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप के साथ साझा करते रहे। तो इसका मतलब जब अपने स्टैंड पर अडिग था अमेरिका, तो उसके पीछे से बैकहैंड तो डोनाल्ड ट्रंप का ही था। भाई उन्होंने कहा कि जो जो हो रहा है उसके जवाब की जानकारी जेडी वेंस के जरिए दी जा रही थी डोनाल्ड ट्रंप को। तो मीटिंग की इनसाइड स्टोरी क्या थी, क्यों ये वार्ता फेल हुई, इसे भी समझना जरूरी है। पहले ये जानते हैं कि मीटिंग में आखिर हुआ क्या। आप ये समझिए, क्योंकि इस वक्त सबके जहन में ये सवाल है कि उस रूम में हो क्या रहा था। शनिवार को दोपहर बाद जो पाकिस्तान में बैठकों का दौर है वो शुरू हुआ। यूएस ईरानी दल ने अलग अलग शहबाज शरीफ से बात की। पाकिस्तान के पीएम से मुलाकात के बाद ईरान यूएस की बैठक हुई। इसके बाद अमेरिका ईरान के बीच करीब 21 घंटों तक बातचीत हुई। बातचीत के दौरान हॉटलाइन पर ट्रंप से जुड़े थे जेडी वेंस, उपराष्ट्रपति। 21 घंटे की बातचीत में जेडी वेंस ने 20 बार तो बात की है डोनाल्ड ट्रंप से। पूरी वार्ता पर वॉशिंगटन से ट्रंप नजर बनाए हुए थे। जेडी वेंस लगातार 12 घंटे तक मीटिंग रूम में बैठे रहे। अब सोचिए इतनी लंबी बात हुई, अगर सब कुछ ठीक चल रहा था तो सवाल ये उठता है कि भाई पूरा ये मामला जो है वो अटका कहां पर फिर। तो 4 अहम मुद्दों पर बातचीत फेल हुई। अब वो मुद्दे समझिए। पहला क्या है, परमाणु हथियार ना बनाने की गारंटी। ये पहला मुद्दा है जिस पर बातचीत अब फेल होने की बात सामने आई है। दूसरा क्या है, मिसाइल कार्यक्रम ना बंद करना, जिस पर ईरान ने डे 1 से साफ कर दिया था, वो अड़िग था, बोला हम नहीं करेंगे। तीसरा, हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल, इसी को लेकर अमेरिका अपनी नाराजगी जता रहा है। चौथा, प्रॉक्सी गुटों पर समर्थन बंद करना, और इसमें ईरान ने ये कह दिया कुछ भी हो जाए हम हिजबुल्लाह का समर्थन बंद नहीं करेंगे और लेबनान को भी सीज फायर में आना होगा। तो ये वो मुद्दे हैं, मुख्य 4 मुद्दे जिन पर ये जो बातचीत है इसका पूरा मसौदा तैयार होते होते अटक गया। ये बातचीत सफल नहीं हुई है। तो इसी बीच पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच शांति को लेकर चल रही बातचीत बेनतीजा रही। ये 21 घंटे से ज्यादा समय तक चली। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच हॉर्मुज खोलने और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पेच फंसा। वेंस अब अपनी टीम के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं।
देश लौटने से पहले वेंस ने कहा कि वो बिना डील के अपने देश वापस लौट रहे हैं। समझौता ना होना अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है, ये बात उन्होंने साफ कर दी। ईरान ने इस पर यह कह दिया कि भाई हमने तो गेंद अब अमेरिका के पाले में डाल दी है, तय अमेरिका को करना है। अपनी समझ से, अपने विवेक से ये तय करना है कि वो किन बातों पर राजी होता है, क्योंकि ईरान ने ये भी कह दिया भाई हमें कोई जल्दबाजी नहीं है अब बात करने की, हमारी कोई योजना नहीं है अभी बहुत जल्दी वार्ता की। अब ये देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप तुरंत जो धमकी दे रहे हैं उनके धमकी के मायने क्या हैं। तो आखिर इस्लामाबाद में बातचीत क्यों टूटी? अमेरिका और इजराइल के भीषण हमले से तबाह होने के बावजूद ईरान के तेवर नरम क्यों नहीं पड़े? ईरान ने अमेरिका के आगे झुकने से इनकार क्यों कर दिया? 10 पॉइंट में समझिए पूरी कहानी। 40 दिनों से आसमान से मिसाइलों की बरसात हो रही थी। फाइटर जेट्स की गर्जना से ईरान, इजराइल और पूरा मिडिल ईस्ट दहल रहा था। जमीन से लेकर समंदर तक सिर्फ बारूद की गंध थी। दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर टिकी थी, जहां शांति वार्ता की मेज सजी थी। हर किसी को उम्मीद थी कि कूटनीति की जीत होगी और ये भीषण युद्ध रुक जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर बातचीत टूट गई। अमेरिका की धमकियों के आगे ईरान ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। इस्लामाबाद में बातचीत का टूटना सिर्फ एक कूटनीतिक विफलता नहीं है, बल्कि एक महायुद्ध की आहट है। अमेरिका ने ईरान की शर्तें मानने से इनकार कर दिया, तो ईरान ने भी अपने रुख में रत्ती भर भी नरमी नहीं दिखाई। युद्ध के मैदान में 40 दिनों की तबाही झेलने के बाद भी ईरान का ये अंगद वाला पैर पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। आखिर ईरान क्यों नहीं झुक रहा? क्यों उसने समझौते की मेज को लात मार दी? इसके पीछे वो 10 ठोस कारण क्या हैं, जिन्होंने युद्ध की आग को बुझने नहीं दिया? ईरान के अड़ने की सबसे बड़ी वजह हॉर्मुज जल डमरू मध्य है। ईरान जानता है कि वो दुनिया की नस पर हाथ रखकर बैठा है। हॉर्मुज वो संकरा समुद्री रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का लगभग 20 से 30% कच्चा तेल गुजरता है। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर उस पर दबाव बनाया गया तो वो इस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा। अमेरिका के लिए इसे फिर से खोलना नामुमकिन नहीं तो बेहद खूनी जरूर होगा, क्योंकि ईरान ने यहां माइंस और एंटीशिप मिसाइलों का जाल बिछा रखा है। ईरान जानता है कि हॉर्मुज पर उसका नियंत्रण उसे वो ताकत देता है जिससे वो वैश्विक अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति होने का दावा करता है, लेकिन अमेरिकी नौसेना पूरी ताकत लगाने के बाद भी हॉर्मुज को नहीं खुलवा पाई। किसी भी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का नतीजा यहाँ इतना भयावह होगा कि अमेरिका को भारी जान माल का नुकसान उठाना पड़ेगा। यही वजह है कि ईरान ने इस्लामाबाद में साफ कर दिया कि वो अपनी इस भौगोलिक ताकत से कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे युद्ध कितना भी लंबा क्यों ना खींचे। ईरान का हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर पूरा नियंत्रण है। इसे छीनने की कोई कोशिश अमेरिका के लिए सुसाइड मिशन जैसी होगी, जिसमें भारी रक्तपात और तबाही निश्चित है। इसीलिए ईरान अपने रुख पर अडिग है। ईरान ने हूती विद्रोहियों के जरिए भी मोर्चा खोल रखा है और उसकी अहम ताकत है लाल सागर में हूती लड़ाकों के मिसाइल हमलों के सहारे ईरान बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य को भी बंद करने की क्षमता रखता है। यानी वो दुनिया की सप्लाई चेन को 2 तरह से काट सकता है। ईरान अपनी इस ताकत का फायदा उठा रहा है, इसीलिए उसने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया। ईरान ने 40 दिनों तक अमेरिका और इजराइल से संयुक्त हमलों का जवाब दिया। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के कई शहरों को दहलाया। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और रिफाइनरी से एयरपोर्ट तक ईरान ने हमले किए।
फिर भी ईरान के पास अभी हजारों मिसाइलों का स्टॉक मौजूद है। 40 दिनों के युद्ध के बाद भी ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग रेट में कोई कमी नहीं आई। उसने साबित कर दिया कि उसका जखीरा इतना बड़ा है कि वो महीनों तक इजराइल और मिडिल ईस्ट को दहला सकता है। अमेरिका और इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद ईरानी सेना के तेवर नरम नहीं पड़े हैं। इस्फहान में अमेरिकी इजरायली हमलों की नाकामी के बाद IRGC का हौसला 7वें आसमान पर है। ईरानी सेना को हमलों में काफी नुकसान पहुंचा है। उसकी नौसेना का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। इसके बावजूद ईरानी सेना अमेरिका को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। अमेरिका और इजराइल का आरोप है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। ईरान लगातार इससे इनकार करता रहा है, लेकिन दुनिया में किसी को नहीं पता कि ईरान ने अपना संवर्धित यूरेनियम कहां छिपा रखा है। इसे जब्त करना या नष्ट करने का कोई कारगर तरीका अमेरिका के पास नहीं है। बातचीत के दौरान अमेरिका चाहता था कि ईरान एनरिच्ड यूरेनियम के मामले में अड़ियल रवैया छोड़ दे, लेकिन ईरान तैयार नहीं हुआ, क्योंकि ईरान जानता है कि अमेरिका लाख कोशिश कर भी संवर्धित यूरेनियम हासिल नहीं कर सकता। अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगाकर ईरान की नकेल कस दी। ईरान की करीब $6 बिलियन संपत्ति को अमेरिका ने फ्रीज कर दिया, लेकिन महायुद्ध का आर्थिक असर अमेरिका पर भी पड़ रहा है। महायुद्ध में अमेरिका में महंगाई बढ़ती जा रही है। तेल आपूर्ति प्रभावित होने के बाद पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगने लगी। ईरान पर प्रतिबंध क्या लगेंगे, वो खुद अमेरिका को दंडित कर रहा है। युद्ध की वजह से ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं और अमेरिका में महंगाई ट्रंप प्रशासन के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। महायुद्ध की वजह से खाड़ी देशों पर भी काफी दबाव है। उन्हें काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। ईरान के हमलों से वो दहशत में है। माहौल बना दिया कि खाड़ी देश अब खुद अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं कि युद्ध बंद करो, क्योंकि उनकी अपनी सुरक्षा और तेल व्यापार खतरे में है। ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका के एशियाई और यूरोपीय सहयोगी अब पीछे हट रहे हैं। ईरान की कूटनीति ने ट्रंप को अपने ही दोस्तों के बीच अलग थलग कर दिया है। इसके अलावा नेटो में पहले ही दरार पड़ चुकी है। ट्रंप आरोप लगा चुके हैं कि नेटो ने उनके साथ दगाबाजी की और ईरान के खिलाफ जंग में साथ नहीं है। चली लंबी लड़ाई के बाद इजराइल का आयरन डोम और अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम आउट ऑफ स्टॉक होने लगे हैं। ईरान जानता है कि अमेरिका और इजराइल के पास हमला रोकने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी हो गई है। इसीलिए वो जानबूझकर इतने हमले कर रहा है ताकि उनके डिफेंस सिस्टम खाली हो जाए। शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम बावर 373 और रडार मौजूद है। ईरान लगातार नए एयर डिफेंस इक्विपमेंट तैनात कर रहा है। उसकी सुरक्षा दीवार कमजोर करने की बजाय समय के साथ और मजबूत हो रही है, जो उसकी लंबी अवधि की रणनीति का हिस्सा है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या ईरान का ये अडिग विश्वास और लचीलापन लंबे समय तक टिक पाएगा? क्या अमेरिका की बमबारी ईरान की हिम्मत तोड़ पाएगी या फिर ईरान अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा? टी न्यूज़।